आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी बॉडी में एटीपी सीपी एनर्जी सिस्टम, ग्लाइकोलाइसिस एनर्जी सिस्टम और ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम हमें कैसे एनर्जी देते हैं, वो स्टेप्स कौन से हैं, आज अच्छे से समझाऊंगी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखें, हमारी बॉडी जो है ना, उसको मूव करने के लिए, हमारी बॉडी को फोर्स लगाने के लिए ना करेंसी चाहिए, ठीक है। वो करेंसी का नाम होता है एटीपी। ये एनर्जी यूनिट है हमारी बॉडी का। अब यहाँ पे दो बातें आपने याद रखनी है। हमारी बॉडी का जो एनर्जी यूनिट है वो एटीपी है, और हमारी बॉडी जो करेंसी है हरकत करने के लिए वो एटीपी है। अगर एटीपी नहीं होगी ना, हमारी बॉडी हरकत नहीं करेगी। जो हमारी बॉडी में तीनों सिस्टम है एनर्जी के, वो हमें ना एट द एंड एटीपी ही दे रहे होते हैं, ठीक है। अब ये बात भी आपने याद रखनी है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं एटीपी की भी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले ब्लू कलर में दिखेगा एडिनाइन बेस, उसके बाद ग्रीन कलर में आपको दिखेगी राइबोस शुगर, और देन हमारे पास 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। ये इस तरह स्ट्रक्चर के अंदर तीनों चीज़ें होती हैं। बट जब हम एडिनाइन बेस और राइबोस शुगर को इकट्ठा पढ़ते हैं ना, तो हम कहते हैं एडिनोसाइन, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होती है एटीपी। अब यहाँ पे हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उनमें जब एटीपी होती हैं, तो ये सिस्टम जो है वो स्टोर एटीपी को और स्टोर सीपी को यूज़ करता है। अब एटीपी मैंने बताया था हमारे मसल की मायोसिन में है। अब यहाँ पे क्या होगा, एटीपी जो है वो टूटेगा। एटीपी को तोड़ने के लिए हमारे पास जो है उसका नाम है एटीपेज। एटीपेज एक एंजाइम है जो एटीपी को तोड़ेगा। जैसे ही वो एटीपी को तोड़ेगा तो एटीपी में से जो एक फॉस्फेट ग्रुप होगा वो टूट जाएगा और लैदा हो जाएगा, जिसके नतीजे में एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी 5 सेकंड के ड्यूरेशन के लिए हमारे काम आएगी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। अब एटीपी क्योंकि टूट चुका है तो वो एडीपी बन चुका है, यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बन चुका है। तो अब हमारे पास 5 सेकंड के लिए एनर्जी आ गई, बट हमारी एक्टिविटी तो अभी जारी है। तो अब क्या होगा, हमारे मसल में जहाँ पे एटीपी स्टोर थे वहीं पे सीपीवी स्टोर है, जिसको कहते हैं क्रिटाइन फॉस्फेट। अब क्रिटाइन फॉस्फेट हेल्प करेगा। क्रिटाइन फॉस्फेट अपना फॉस्फेट दे देगा एडीपी को और उसको दोबारा से बना देगा एटीपी। तो इस पूरे नतीजे में हमें 10 सेकंड के लिए फिर से या 15 सेकंड के लिए फिर से एनर्जी मिलेगी। इसलिए ये जो पूरा सिस्टम है ये हमें 10 से 15 सेकंड के लिए एनर्जी देता है। इसमें क्या हुआ, एटीपी टूटा। किसने तोड़ा एटीपी को? एटीपेज एंजाइम ने। जैसे ही एटीपी से एक पी यानी एक फॉस्फेट हट गया और एनर्जी रिलीज हुई, तो एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में, यानी 2 रह गए फॉस्फेट उसके पास। तो फिर सीपी ने हेल्प किया। सीपी को कौन तोड़ेगा? सीपी को जो एंजाइम तोड़ेगा उसका नाम है क्रिटाइन काइनेज। तो क्रिटाइन काइनेज एंजाइम जो है वो सीपी को तोड़ेगा और उसका पी जो है, उसका जो फॉस्फेट है वो एडीपी को दे देगा कि तू दोबारा से एटीपी बन जा और एनर्जी दे। इस तरह से ये एटीपी सीपी सिस्टम इंसानी बॉडी को 10 से 15 सेकंड के लिए एनर्जी मुहैया करता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई कि हमारे मसल्स के अंदर एटीपी सीपी स्टोर होते हैं, और ये एटीपी सीपी टूटते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। इन्हें तोड़ता कौन है, मैंने बताया। अब हम ये देखते हैं, अगर कोई पर्सन ज़्यादा देर के लिए एक्टिविटी कर रहा है, उसकी एक्टिविटी 1 मिनट तक चली गई है, तो अब कौन देगा उसको एनर्जी? हमारी बॉडी को कौन एनर्जी देगा अगर हमारी ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई है एक्टिविटी की? क्योंकि एटीपी सीपी सिस्टम तो हमें सिर्फ चंद सेकंड्स की एनर्जी दे सकते हैं। तो अब जो सिस्टम हमारी हेल्प करने आएगा हमारी बॉडी का, उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम। ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम एक एनाएरोबिक सिस्टम है, यानी ये हमें विदाउट यूजिंग द ऑक्सीजन एनर्जी देगा। जो हमारा एटीपी सीपी सिस्टम है वो भी एनाएरोबिक सिस्टम है, यानी वो भी हमें विदाउट यूजिंग द ऑक्सीजन एनर्जी देता है। तो अब इसके बाद जैसे ही हमारी बॉडी ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम से करेंसी मांगेगी, तो फिर क्या होगा, हमारी बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस में याद रखिएगा, ओनली कार्बोहाइड्रेट यूज़, नॉट फैट नॉट प्रोटीन, क्योंकि हमारी बॉडी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही यूज़ कर सकती है ऑक्सीजन के बगैर। इसके अलावा फैट और प्रोटीन नहीं यूज़ हो सकते ऑक्सीजन के बगैर। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम में ओनली ग्लूकोज इस्तेमाल होता है, ओनली कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होते हैं। तो क्या होता है कि हमारा ग्लूकोज जो है उसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो ग्लूकोज के साथ होगा, और ग्लूकोज जो है वो हमें ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में 4 एटीपी देगा, लेकिन वो 2 एटीपी खुद इस्तेमाल कर लेगा
अपने ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम को चलाने के लिए, और हमें सिर्फ 2 ATP मिलेंगे मसल को मूव करने के लिए। तो यहाँ से हमें ओनली 2 ATP मिलेंगे ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम में, लेकिन इसका बाई प्रोडक्ट भी हमें मिलेगा जो कि पायरोवेट और हाइड्रोजन आयंस हैं। जैसे ही हमारी बॉडी ग्लूकोज को यूज़ करती है और ग्लाइकोलाइसिस के अमल से गुजारती है, हमें 4 ATP बनते हैं, लेकिन मिलते हमें 2 ATP हैं। 2 ATP वो खुद यूज़ कर लेता है बॉडी ग्लाइकोलाइसिस के लिए, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट आती हैं, ऐसी प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा हमें मिल जाती हैं, वो पायरोवेट है और हाइड्रोजन आयंस हैं, जो कि हमारे किसी काम के नहीं होते। लेकिन आपने एक और बात याद रखनी है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस इज़ अ मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज कन्वर्टेड टू पायरोवेट और गिविंग अस 2 ATP फॉर द मसल एक्टिविटी। इसीलिए हमारे पास अब जो बाई प्रोडक्ट आ गई वो पायरोवेट और हाइड्रोजन आयंस आ गए। इसीलिए क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन हम यूज़ नहीं कर रहे इस अमल में, तो ये हाइड्रोजन और पायरोवेट मिलकर हमें लैक्टिक एसिड देते हैं हमारे मसल्स में। तो इस तरह से ये वाला जो ड्यूरेशन है इसका हमें एनर्जी देने का, जब हमारी एक्टिविटी 160 सेकंड के लिए होती है या 1 मिनट के लिए होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम हमें करेंसी देता है, ATP देता है कि चलो अगर आपकी एक्टिविटी 1 मिनट तक चली गई है तो मेरे से भी करेंसी ले लो। ये है ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम, जिसको हम लैक्टेट ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लैक्टिक एसिड बनता है। ये वह सिस्टम है जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है। इससे जो पहला सिस्टम है ATP-CP, उसमें लैक्टिक एसिड नहीं बनता। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिस्टम नंबर 2, एनर्जी सिस्टम नंबर 2, जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस या लैक्टेट ग्लाइकोलाइटिक। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज सिर्फ इस्तेमाल होगा। अब अगर ऐसा हो, अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे हमारे के बारे में जो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है बट बहुत स्लो देता है। इस एनर्जी सिस्टम का नाम है द एरोबिक सिस्टम, द एरोबिक एनर्जी सिस्टम या ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम। इसके बहुत से नाम हैं। अब ये सिस्टम कब हमें एनर्जी देगा? जब हमारी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज लो होगी और 3 मिनट्स तक हम एक्सरसाइज करते जा रहे हैं और हमारी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज लो है, तो ये सिस्टम हमें एनर्जी देगा, हमें ATPs देगा, हमें करेंसी देगा। कैसे देगा, अब इस पर बात करते हैं। इस सिस्टम में हमारे पास फैट भी यूज़ होती है, कार्बोहाइड्रेट भी यूज़ होते हैं और सम टाइम प्रोटीन भी यूज़ होती है अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, नहीं तो फैट और कार्ब्स पे ही हमारी बॉडी गुजारा करती है। अब इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम की टोटल 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज कहलाती है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। देखें, है तो ये ग्लाइकोलाइसिस बट ये एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है। जो इसकी 2nd स्टेज है वो कर्ब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल कहलाता है। जो इसकी 3rd स्टेज है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी इसकी टोटल 3 स्टेजेस होती हैं ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम की। सबसे पहले हम पहली स्टेज पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। इसमें ये होता है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोलाइसिस के अमल से गुजारा जाता है, जिस तरह से ग्लाइकोलाइसिस में हुआ था, बट वो एनाएरोबिक था, ये एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है। इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो बिल्कुल मिलता जुलता है हमारा एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस से। बट होता क्या है, सबसे पहले ग्लूकोज जो है उसको गुजारा जाए ग्लाइकोलाइसिस से, और ग्लाइकोलाइसिस से गुजर कर ग्लूकोज हमें 2 ATP देगा और बनाएगा हमारे पास पायरोवेट और हाइड्रोजन आयंस एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, वहाँ पे जो हमारा एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस था उसमें हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से पायरोवेट एंड हाइड्रोजन आयन मिलके लैक्टिक एसिड बना। बट यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, इसीलिए जो हमारा पायरोवेट है उसके साथ मिलेगी ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, क्योंकि हम लो इंटेंसिटी पे काम कर रहे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन है। तो पायरोवेट मिलेगा ऑक्सीजन से और बना देगा एसिटल कोएंजाइम A। क्या बनाएगा? एसिटल कोएंजाइम A। और हमारे पास 2 चीज़ें बच गई, एक तो एसिटल कोएंजाइम A और एक हाइड्रोजन आयंस। अब ये दोनों कहाँ जाएंगे? ये दोनों जाएंगे हमारे 2nd फेज़ में, जो क्या है कर्ब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। अब ये दोनों जाएंगे कर्ब साइकिल के अंदर। कर्ब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कर्ब साइकिल में? कर्ब साइकिल में जो एसिटल कोएंजाइम A है ये बहुत से रिएक्शन से गुजरेगा। ठीक है, और जब ये गुजरेगा बहुत से रिएक्शन से, जिसको ऑक्सीडाइज्ड भी कहते हैं, तो कर्ब हमें 2 ATP देगा हमें कर्ब साइकिल। ठीक है, हमें 2 ATP मिले ग्लाइकोलाइसिस से,
2 एटीपी मिलेंगे कर्ब साइकिल से। तो उसके अलावा हमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो कर्ब साइकिल हमें देगा, यानी कि हमारे पास आ जाएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम क्योंकि सांस ले रहे हैं उस टाइम पे हम लो इंटेंसिटी पे काम कर रहे हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो निकल जाएगी सांस के ज़रिए। इसके अलावा वाटर होगा बाई प्रोडक्ट के तौर पर। इसके अलावा हाइड्रोजन आयंस होंगे बाई प्रोडक्ट के तौर पर। तो ये चीज़ें होंगी हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट। तो कर्ब साइकिल बेसिकली हमें 2 एटीपी देगा एसिटाइल कोएंजाइम ए को इस्तेमाल करते हुए, और साथ में हमें 3-4 इस तरह की बाई प्रोडक्ट देगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, हाइड्रोजन आयंस है। तो अब जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस हैं वो जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि थर्ड स्टेज ऑफ ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम की। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसमें जब जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये भी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये कहाँ होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे ही हमारे जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे ताकि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजर सकें। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होगा कि जो हमारे हाइड्रोजन आयंस हैं इनको गुजरना पड़ेगा हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट से। इसके अंदर ना हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि हाइड्रोजन आयंस जो है वो मेम्ब्रेन में से, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन है उनमें से गुजर रहे हैं, उसके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में से जब लास्ट में से गुजरेंगे, लास्ट वाले ऑरेंज वाले में से जो आपको दिख रहा है, तो ये बहुत सारे एटीपी 32 एटीपी बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। और यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ये सारा कुछ यहाँ पे होता है, जो ये ट्रांसपोर्ट चेन है ये यहाँ पे होती है। ठीक है, यानी कि जो हमारे हाइड्रोजन आयंस हैं वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस में से गुजरेंगे। ये हमारे पास प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें से गुजर रहे हैं। जब लास्ट वाले में से गुजरे तो कितनी बनी एटीपी? 32 हमारे पास बनेगी एटीपी जब गुजरेंगे लास्ट वाले ऑरेंज वाले प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में से। तो हमें टोटल 36 एटीपी मिले ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम से, क्योंकि इसकी 3 स्टेजेस थी। पहली स्टेज थी एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, वहाँ से हमें 2 एटीपी मिले। सेकंड स्टेज थी हमारे पास कर्ब साइकिल, वहाँ से हमें 2 एटीपी मिले। थर्ड स्टेज थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ से हमें 32 एटीपी मिले। तो हमें टोटल 36 एटीपी मिले ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम की 3 स्टेजेस में से। अब हम बात करते हैं कि कौन सा एक्टिविटी अगर हम करेंगे तो हमारा एटीपी सीपी सिस्टम इस्तेमाल होता है। लाइक जंपिंग इवेंट्स हैं जिनमें लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, तो बॉडी एटीपी सीपी सिस्टम से एनर्जी लेगी। अगर हम ऐसी एक्टिविटी करेंगे जैसा कि स्प्रिंट्स हैं जिनमें 100 मीटर की दौड़ है, तो हमारी बॉडी एटीपी सीपी को इस्तेमाल करेगी। अगर हम थ्रोइंग इवेंट्स करेंगे जैसे कि शॉर्ट पुट है, जैवलिन थ्रो है, हमारी बॉडी एटीपी सीपी सिस्टम को इस्तेमाल करेगी। लेकिन अगर हम 800 मीटर दौड़ लगाते हैं या 400 मीटर दौड़ लगाते हैं तो हमारी बॉडी बेसिकली इस्तेमाल करेगी ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम को। तो अगर हम मैराथन में भागते हैं या हम 3000 मीटर रनिंग करते हैं, 10,000 मीटर रनिंग करते हैं, हमारी बॉडी यूज़ करेगी ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम को करेंसी हासिल करने के लिए। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई, बात इतनी आसान नहीं है। अभी आप ये भी समझ लें कि ज़रूरी नहीं है एक टाइम पे एक ही सिस्टम यूज़ हो रहा हो, एक टाइम पे कई सिस्टम मिलके भी हमारी बॉडी में काम कर रहे होते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि एक फ़ुटबॉल का मैच चल रहा है और फुटबॉल के मैच में एक खिलाड़ी जो है उसके पास बॉल आती है तो वो तेज़ दौड़ता है, स्प्रिंट्स लगाता है। जैसे ही वो गोल कर देता है तो जहाँ वो बॉल को पास कर देता है तो वो स्लो हो जाता है। तो इसका मतलब है कि एक ही टाइम पे प्लेयर की इंटेंसिटीज़ ऑफ फिज़िकल मूवमेंट में फ़र्क आ रहा है। एक जैसी मूवमेंट थोड़ी ना होती है स्पोर्ट्स के अंदर। कुछ स्पोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें वेरिएशंस होती हैं फिज़िकल मूवमेंट में। सम टाइम आप तेज़ भाग रहे हो, सम टाइम स्लो, सम टाइम जॉगिंग में हो। तो इसका मतलब है एक ही वक्त में तीनों सिस्टम मिलके भी काम कर रहे होते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक हॉकी प्लेयर था जो कि डिफेंडर था और मैच चल रहा था। हॉकी प्लेयर डिफेंडर ने बॉल छीन ली दूसरों के फॉरवर्ड से और बॉल छीन के उसने तेज़ दौड़ लगाई और दौड़ लगाता हुआ ड्रिबलिंग करता हुआ वो सेंटर लाइन के पास आया और उसने पास फेंक दिया अपने फॉरवर्ड की जानिब और वापस आ गया जॉग करते हुए। इस टाइम पे उसकी बॉडी में तीनों सिस्टम ने मिलकर काम तो किया होगा। जब उसने तेज़ स्प्रिंट्स लगाई होगी तो एटीपी सीपी सिस्टम ने उसको 85% एटीपी सीपी ने उसको एनर्जी दी होगी।
उसके बाद 13% एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस ने उसको एनर्जी दी होगी और 2% एरोबिक भी होगा उसमें। तो तीनों सिस्टम ने मिलकर काम किया होगा। तो ये नहीं है कि आपका एक ही सिस्टम काम कर रहा हो, कुछ स्पोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें आपके तीनों सिस्टम मिल के कहीं ना कहीं पे कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, तीनों सिस्टम चालू होते हैं, कोई थोड़ा चालू होता है, कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है। इट्स डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ योर एक्सरसाइज। ठीक हो गया। इंटेंसिटी में अगर वो एनाएरोबिक होगी तो इट्स मोस्टली डिपेंड अपॉन द एटीपी सीपी सिस्टम एंड ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम। अगर वो एरोबिक होगी तो वो मोस्टली डिपेंड अपॉन द एरोबिक एनर्जी सिस्टम। तो एरोबिक होगी और दूसरी वो लो इंटेंसिटी या मीडियम इंटेंसिटी की होगी तो वो ऑक्सीडेटिव जो सिस्टम है हमारा, जो ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम है उससे एनर्जी लेगी। तो ये डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी क्या थी, ड्यूरेशन क्या था, फिर ही हमारा जो सिस्टम्स हैं वो काम करें। अभी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल की जो सब्सक्रिप्शन है बहुत कम है बनिस्बत दूसरे चैनल से। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये एक किस्म की अप्रिसिएशन होती है आप लोगों की तरफ से कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। ये तो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो और इस वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प की होगी और आपका जो नॉलेज है उसमें इजाफा किया होगा।